इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण बिहार के गया जी में दिया गया। पहली बार जो कानून विधेयक लाया गया है और जेपीसी के पास है अभी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 30 दिन के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री अगर जेल में है तो 30 दिन के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, उनके पद से उन्हें हटा दिया जाएगा। अब इस विधेयक को लेकर बवाल शुरू है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी में जब इस विधेयक को लेकर पहली बार यह बयान दिया, उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू मंच पर मौजूद थे। विपक्षियों का कहना है कि यह बयान सीधा सीधा संदेश नायडू और नीतीश बाबू को था कि अगर पलटी मारी तो कहीं ना कहीं आप मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि कैसे ईडी और सीबीआई विपक्षी नेताओं के पीछे लगाई गई और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें मजबूर होना पड़ा और ये कहा जा रहा है कि उन्हें बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से ईडी और सीबीआई के साथ मिलकर फंसा दिया। सत्येंद्र जैन भी इनमें से एक है। बाद में सत्येंद्र जैन जो है, उनकी ईमानदारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि देखिए भैया, कोई सबूत सीबीआई के पास नहीं थे और यही ईमानदारी की जीत हुई है। बहरहाल मोदी के इस बयान को विपक्षी दल ये कह रहा है कि एक तरीके की धमकी है ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, जो बयान अभी हम सुना रहे थे अपने दर्शकों को, क्या ये सच में सीधा संदेश एक धमकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है? क्योंकि अभी जो एनडीए है, ये कहा जाता है कि दो सबसे महत्वपूर्ण बैसाखी हैं, एक तो नीतीश बाबू और एक नायडू। अगर ये दोनों हट गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा खतरा है, उनकी सरकार को। तो क्या लगता है कि ये एक तरीके से धमकी थी कि अगर आप पलटी मारोगे तो अगला निशाना आप होंगे? देखिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन मतलब ऐसा लोग अपने तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं इस बात का, लेकिन धमकी शब्द का इस्तेमाल करना अतिशयोक्ति हो सकता है। क्योंकि फिलहाल मौजूदा वक्त में अगर बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा, दो बैसाखी का सहारा जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर, एनडीए से अलग होकर देखा, तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद क्या कुछ हुआ, उन्हें वापस एनडीए में आना पड़ा। बात करें नायडू की, तो नायडू ने भी 2018 में एनडीए से अलग हुए थे, एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। उनकी क्या दुर्गति अपने ही राज्य में हुई थी, वो बताने के लिए काफी है कि चंद्रबाबू नायडू भी कहीं जाने वाले नहीं है। बाकी अगर अलग अलग दोनों हटते हैं तो एनडीए के पास जो बहुमत है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों एक साथ मिलकर एनडीए से निकलते हैं तब जरूर फर्क पड़ेगा। नायडू की सबसे पहले बात करें तो पहले बिहार की बात कर लेते हैं। गया जी में जिस तरीके से गए हुए थे तो हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास वहां प्रधानमंत्री मोदी करके आए हैं और नीतीश कुमार को चेहरा भी बनाया है। नायडू की बात करें तो मेन नायडू को क्या चाहिए? मेन नायडू को चाहिए कि उन्हें अपनी राजधानी बनानी है अमरावती, और उसके लिए फंड्स लगातार सेंटर की तरफ से दिए जा रहे हैं। जब भी नायडू दिल्ली आते हैं, जिस मंत्रालय में उन्हें काम होता है, वहां पहले से पहले ही सारी तैयारियां की जाती हैं, बाकायदा तस्वीरें साझा की जाती हैं। अगर उन्हें वाणिज्य मंत्रालय में मिलना है तो वहां मुलाकात होती है पीयूष गोयल से, तस्वीरें साझा की जाती हैं और जो भी कुछ उन्हें काम है वो पहले ही उनके तैयार करके रखे जाते हैं। गृह मंत्री से मुलाकात करनी है, फिर वित्त मंत्री से मुलाकात करनी है, सब कुछ उनके आने से पहले दिल्ली में एडजस्ट किया जा सकता है। देखिए, आपने संजय सिंह का जिक्र किया, सत्येंद्र जैन का जिक्र किया, ये विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि साल भर से ज्यादा सत्येंद्र जैन जेल में रहे, आपका संजय सिंह भी महीनों तक जेल में रहे और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल में रहे। देखिए, जब हमारी संविधान सभा इस तरीके का कानून बना रही थी, संविधान लिख रही थी, तब किसी ने नहीं सोचा था इस तरीके से, क्योंकि पूर्व में भी
लाल बहादुर शास्त्री हों, जब रेल हादसा हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिया, हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने वो इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन जब दोबारा हादसा हुआ फिर उन्होंने इस्तीफा दिया तो वो उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ठीक वैसे ही आप लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, उन्होंने इस्तीफा दिया नैतिकता के आधार पर। और भी अगर पीछे आप राजनीति में जाएंगे तो तमाम नेताओं के, माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया, अमित शाह ने के ऊपर आरोप लगे तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया। लेकिन यहां मेन जो बात है, देखिए राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से, सोनिया गांधी के ऊपर जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, या फिर राहुल गांधी को जब सजा हुई थी 2 साल की, उनकी सांसदी चली गई थी, इस बिल में यही कहा गया। पहले तो आपको गौर करने की जरूरत यह है कि इस बिल में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों का जिक्र किया गया है। कोई विधायक अगर है, कोई सांसद अगर है, उस पर यह बिल प्रभावी नहीं होता। मतलब जब आप संवैधानिक पद पर जाते हैं, जब आप कोई मंत्री पद की शपथ लेते हैं, जब आप सीएम पद की शपथ लेते हैं, तब आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तब आपके ऊपर यह कानून प्रभावी होगा। अब विपक्ष का डर क्या है? विपक्ष का डर यह है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल में जाना पड़ा, महीनों ने जेल में रहना पड़ा, हालांकि वो इस्तीफा देकर गए थे। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर नहीं गए, 150 दिन से ज्यादा वो जेल में रहे, और उन्होंने जेल से आने के बाद शायद सितंबर अक्टूबर के आसपास आकर उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला। नैतिकता का आधार बताया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जब जिक्र किया, इस बिल को टेबल किया, उन्होंने भी नैतिकता का ही उन्होंने जिक्र किया। और अगर आप आरोप नहीं है, या फिर आप आरोपी नहीं है, दोषी नहीं है, तो आप 1 महीने में लेकर आ जाइए। लेकिन जिस तरीके से राखी हमारी कोर्ट्स में आज के वक्त की अगर बात करें तो लगभग 4.5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं। आज अगर आप किसी नेता के ऊपर आरोप लगा देते हैं, अरविंद केजरीवाल को ही बेहतर एग्जांपल है, सत्येंद्र जैन बेहतर एग्जांपल है, जब जहां कोर्ट में यह कहा गया, एजेंसियों से सबूत मांगे गए कि आपने किस आधार पर गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र जैन के बारे में भी यही कहा गया और संजय सिंह के बारे में भी यही कहा गया कि कम से कम आप हमें आधार तो बताइए कि किस आधार पर आपने गिरफ्तार किया है। ऐसे में अगर सत्येंद्र जैन किसी मंत्री पद पर है, आधार ईडी के पास नहीं है, लेकिन पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, अब महीने भर में जमानत नहीं मिली तो उनका तो मंत्री पद चला गया। एक आरोप, एक बट्टा जो छवि पर था वो लग गया। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की बात सरकार कर रही है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी दिख नहीं रही है। 3 बिल सरकार को पेश करने पड़े, एक राज्यों के लिए और केंद्र के लिए, एक जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए, और एक बिल पेश करना पड़ा। जिस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर है, फिर लद्दाख है, जहां विधानसभा नहीं चलती है, काम एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार सवालों के घेरे में है। नायडू नीतीश की बात करें तो वो तो मुझे थोड़ा कम नजर आता है कि उन लोगों को ये डराने के लिए, धमकाने के लिए होगा, लेकिन विपक्ष के जो सवाल हैं वो जायज हैं। लेकिन अभिषेक देखिए, पहले अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, पहले पैटर्न ये होता था कि कोई भी विधेयक लाने से पहले एक बार विपक्षियों से भी बातचीत की जाती थी, उस विधेयक पर चर्चा की जाती थी। लेकिन अब ये कहा जाता है कि जब से बीजेपी आई है वो सीधा विधेयक जो है वो पेश कर देती है, ना ही किसी से चर्चा की जाती है और ना ही किसी से सलाह मशवरा होता है, क्योंकि ये जो विधेयक लाया गया इसके दुरुपयोग भी बहुत हो सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अगर आरोप साबित नहीं होते, वो दोषी नहीं हुआ मुख्यमंत्री या मंत्री, तो उसकी तो मानहानि हो गई, उसको तो मतलब झेलना पड़ जाएगा ना आगे। और इसके अलावा अब सत्ताधारी सरकार बीजेपी है, तो सीधे तौर पर ये जो विधायक है ये विपक्षियों के लिए ही कहा जा रहा है। और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई अभी काम कर रही है, जैसा कि विपक्षी कहते हैं कि जो बीजेपी कहती है उसी के इशारे पर काम होता है, तो ऐसे तो ये पूरे तौर पे, पूरे तरीके से जो है ये विपक्षियों के लिए हुआ ये विधेयक। देखिए, परंपराएं तो इस सदन में बहुत सारी बीजेपी के द्वारा बदली गई हैं। जो पहले परंपराएं चलती आ रही थी सदन की कार्रवाई की, वैसी कुछ परंपराएं बीजेपी की तरफ से बदली गई। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा जो विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ विपक्ष के लिए ये लाया गया है, इस आरोप में दम इसलिए नजर आता है क्योंकि विपक्ष का ये आरोप है कि जितना ईडी और सीबीआई जो सेंटर की एजेंसीज हैं वो जितनी भी कार्रवाई करती है वो विपक्ष के नेताओं पर करती हैं। एक आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो लगभग 94% ईडी सीबीआई के जो केसेस हैं वो विपक्ष के नेताओं पर है। और यहाँ जो क्रेडिबिलिटी है इन जांच एजेंसियों की वो बहुत ज्यादा कम है। कम मतलब वेरी पुअर अगर उसे कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक कन्विक्शन रेट इन जो नेशनल एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, सिर्फ 3% कन्विक्शन रेट है। अगर 100 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है तो 3 लोगों को ही एजेंसियां कन्विक्ट करवा पाने में कामयाब रहती हैं। बाकी विपक्ष के आरोप में दम इसलिए भी नजर आ जाता है क्योंकि आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में कई नेताओं के ऊपर कई दाग थे भ्रष्टाचार के,
मुकदमे चल रहे थे। लेकिन वो जैसे ही नेता बीजेपी का दामन थामते हैं, बीजेपी के पाले में आते हैं, तो विपक्ष की तरफ से ही ये कहा गया था कि वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास एक ऐसी है कि बीजेपी के पास आप चले जाइए तो आप बिल्कुल साफ सुथरे होकर निकल जाएंगे। तो ये भी विपक्ष का डर है, और ये कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी, ये डर नहीं, ये सबूत भी है कार्तिक, ये सबूत भी है, और डर इसलिए ममता बनर्जी ने भी इसीलिए जो मंच पर वॉशिंग मशीन रखी थी बीजेपी की और दिखाया था कि कैसे जो है आप हेमंत सोरेन ले लीजिए, ऐसे हेमंत बिस्वा शर्मा ले लीजिए जो मुख्यमंत्री हैं अभी बीजेपी के, कांग्रेस में रहे थे, ये तक कहा जाता है कि डर भी दिखाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर आप बीजेपी में नहीं आए तो आपके पीछे ईडी और सीबीआई इस तरीके से लगा दी जाएगी। और इसी वजह से कांग्रेस के कई कद्दावर नेता डर के बीजेपी में चले गए और कांग्रेस कमजोर हो गई। वही जो इस बिल की जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहीं आकर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कि एक तरफ आपकी ईडी सीबीआई 94% विपक्ष के नेताओं के ऊपर केस दर्ज करती है, दूसरी तरफ अगर आपके साथ कोई आ जाता है, भले ही कोई विपक्ष का रहा हो या फिर विपक्ष का ना भी रहा हो, आपका समर्थन ना करता, वो अगर आपके साथ आ जाता है तब उसके ऊपर से आरोप मुक्त हो जाते हैं, कोर्ट तक से फैसले आ जाते हैं, उसके सबूत गायब हो जाते हैं, उसकी फाइलें चोरी हो जाती हैं, जल जाती हैं, और फिर सबूतों के अभाव में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? ये दोनों पक्ष को अगर आप बैलेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बिल की ट्रांसपेरेंसी में वाकई में दिक्कत है, और शायद इसीलिए जेपीसी को भेजा गया है। लेकिन जेपीसी में भी क्या होगा? जेपीसी में भी सरकार का जो स्टेक होता है वो ज्यादा होता है, सरकार के जो सांसद होंगे वो जेपीसी में भी अपनी बात मनवाने में कामयाब रहेंगे। शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी ने जेपीसी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर तमाम तरीके के आरोप हैं, उनके सरकार में पार्थ चैटर्जी रहे हों या फिर शिक्षा विभाग जो रहा, बहुत सारे घोटालों के आरोप ममता बनर्जी की सरकार पर पिछले 13 साल में लगे हैं। यही कारण है कि ममता दीदी अपील कर रही हैं कि आप जेपीसी का हिस्सा ना बनकर पूरी तरीके से इस बिल का विरोध करें। इस बिल का आना मतलब राखी भारत जैसे देश में एक कहीं की एक अलग ही बात है, क्योंकि अगर आपके देश का जो न्याय प्रणाली है, जो न्याय व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चल रही होती, वहां करोड़ों केस पेंडिंग नहीं होते। आज आप अपने केस को लेकर गए हैं, आपको पता नहीं सुनवाई आपकी सालों साल कब होगी, कितने महीने में आपकी तारीख लगेगी। अगर आपके यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर आपकी कानूनी प्रक्रिया ऐसी है कि आप महीने भर में इस चीज का निस्तारण कर सकते हैं कि भाई ये आदमी आरोपी है या फिर दोषी है, तब इस बिल को लाने का फायदा था, और शायद विपक्ष भी इसके ऊपर आवाज नहीं उठाता। लेकिन सालों साल लग जाते हैं आधार तय करने में, महीनों आपको जेल में रहना पड़ता है और पता नहीं चलता कि आपका आधार क्या था, किस आधार पर आपको गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे में विपक्ष के जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं बहुत वाजिब सवाल है, और सरकार को इस बिल की ट्रांसपेरेंसी के लिए शायद रवैया और जो कुछ चीजें लेकर आई हैं वो बदलना होगा राखी। बिल्कुल। और देखिए विपक्ष लगातार यही कहता है कि देखिए इस समय कैसा आ गया है कि तानाशाही चल रही है, विधेयक ला दिया जाता है और संख्या बल पर उसकी वजह से वो पास भी हो जाता है और सभी को मानना भी पड़ता है, ना कोई चर्चा होती है ना कोई सलाह मशवरा होता है। जैसा कि अभिषेक नायडू को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए 2 महीने पहले भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भी रहे हैं। नीतीश की छवि तो फिर भी साफ है, क्लियर है, लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उनकी पलटी मारने वाली आदत को लेकर मोदी जी ने ये चेतावनी उन्हें दे दी है। तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गले की फांस जो है ये नायडू और नीतीश के लिए ही ये विधेयक होगा। तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें तो बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तिरुपति को लेकर जो प्रसाद वाला मामला उठा था उसको लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए गए थे। हाँ बिल्कुल उठाए गए थे। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार की सरकार किसी भी तरीके से क्यों ना चल रही हो, लेकिन पर्सनल लेवल पर नीतीश कुमार एक बेदाग छवि के नेता है, तो नीतीश कुमार के ऊपर यह बिल प्रभावी होगा मुझे ऐसा नहीं लगता। चंद्रबाबू नायडू के बारे में आपने कहा कि 2 महीने पहले नहीं, इस सरकार के बनने से पहले नायडू जेल में रहकर आए थे, और पवन कल्याण ने उनके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम भी चलाई थी आंध्र प्रदेश में। जिस तरीके से उनके ऊपर पॉलिटिकल सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि अगर आप आरोपी हैं, आपने कोई काम किया है नहीं किया है, लेकिन आपको अगर पॉलिटिकली क्रिटिसाइज किया जाता है या फिर पॉलिटिकली फंसाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसों में इस तरीके से हुआ है कि पॉलिटिकली आप आरोप लगा देते हैं, आदमी जेल चला जाता है, छवि पर एक दाग लग जाता है, उसके बाद वो दोषी साबित हो या फिर बाइज्जत बरी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम जनता के दिमाग में आप वो छवि बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए आपने जनता में
वो छवि बनाई एक भ्रष्टाचारी के रूप में, और नतीजा हुआ वो चुनाव हार गए। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वो सही बात है, उनसे अभी वो पूरी तरीके से बरी नहीं हो पाए हैं, वो चल रहे हैं। तो अब सरकार किस मंशा के साथ लाई है वो सरकार बेहतर बता सकती है, लेकिन फिलहाल तो जो अलाइनमेंट चल रहा है नीतीश कुमार के साथ या फिर नायडू के साथ वो सही चल रहा है। अब जब बिल है और जिसकी जद में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक आते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार इसकी जद में ना आए। ये एक संदेश देने की, एक मैसेजिंग, राजनीति में मैसेजिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मैसेजिंग देने की कोशिश की गई हो, जैसे कि आप कह रहे हैं, फिर विपक्ष आरोप लगा रहा है, वैसा हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो अगर ये बिल आ जाता है तो लालू परिवार शायद इसका सबसे बड़ा शिकार होगा, क्योंकि रेलवे में जिस तरीके से नौकरी देने के बदले जमीन का मामला में फिलहाल पूरा लालू परिवार फंसा हुआ है, लेकिन और सबूत भी कोर्ट में जा चुके हैं। विधेयक के अगर ये विधेयक पास हो जाता है, पूरी तरीके से कानून का रूप ले लेता है, तो क्या इसकी जद में कोई अपना भी आएगा या फिर सिर्फ विपक्षी ही आएंगे, या फिर वही होगा कि सफेद कॉलर सभी का है लेकिन दागदार सिर्फ दूसरे विपक्षी पार्टियों वाले हैं? देखिए, यहाँ पर विपक्ष को और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, सरकार के आरोपों के, सत्ता पक्ष के आरोपों को उजागर करना होगा। हालांकि 11 साल बीत चुके हैं, मोदी सरकार के ऊपर ऐसा कोई आरोप अब तक नहीं लगा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके नेताओं के ऊपर आरोप नहीं लगे हैं, राज्यों में नेताओं के ऊपर आरोप नहीं लगे हैं। तो फिलहाल तो सरकार चल रही थी कि जब तक सरकार चलती है तब तक एक शील्ड में नेता, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री कोई भी हो, एक शील्ड में जरूर रहते हैं। हालांकि मनमोहन सिंह की अगर बात करें, यूपीए 2 के दौरान उनके ऊपर आरोप जरूर लगे थे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि सरकार में थे, एक शील्ड जरूर मिलती है। राजीव गांधी की बात करें तो बोफोर्स जब खरीदी गई थी तो आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। एक तो वो आरोप इसलिए प्रभावी नहीं हो पाए थे क्योंकि कारगिल के वक्त में बहुत बेहतर इस्तेमाल बोफोर्स का हुआ था और एक टर्निंग पॉइंट बोफोर्स साबित हुई थी। लेकिन आरोप बोफोर्स में घोटाले के राजीव गांधी के ऊपर भी लगे थे। आरोपों का क्या हुआ? कन्विक्ट नहीं हो पाए, आरोप साबित नहीं हो पाए। ये एक शील्ड मिलती है। पेगासस का आरोप इस मौजूदा सरकार के ऊपर लगा कि जासूसी करवा रही है, लेकिन कोर्ट से फैसला आया कि नहीं, सरकार बिल्कुल सही है। राफेल का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया कि राफेल में घोटाला किया है सरकार ने या फिर उसके पैसे में हेरफेर की है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से सरकार के पक्ष में ही फैसला आया, विपक्ष के पक्ष में फैसला नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जो भी पार्टी सत्ता में रहती है उसके ऊपर एक शील्ड तो सरकार की रहती है, भले ही वो आपका डायरेक्ट रहे या फिर इनडायरेक्ट रहे। लेकिन जब सरकार जाती है तब धीरे धीरे परतें खुलती हैं, चीजें बाहर आती हैं, तब वो चीजें ज्यादा प्रभावी हो सकती है। हालांकि ये कानून तो उसके ऊपर प्रभावी नहीं होगा कि जब सरकार ही चली जाएगी तो मंत्री या फिर मुख्यमंत्री सीएम। लेकिन आपको अभिषेक लगता है कि जो ये विधेयक है इसका कुछ जनता के मन में भी असर पड़ेगा कि सरकार इतना स्ट्रांग विधेयक लेके आई है? क्योंकि विपक्ष की छवि तो पूरी तरीके से डाउन करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं सफल दिखाई देते हैं, क्योंकि ऊपरी तौर पर अगर आप जनता के बीच में इस बिल को लेकर जाएंगे तो जनता को लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा बिल है। अगर किसी के ऊपर आरोप लगा है और 30 दिन तक वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता है या फिर कोर्ट से जमानत नहीं ले पाता है तो उसे जेल में डाल देना अच्छी बात है। क्योंकि लगभग 50% से ज्यादा हमारे सांसद विधायकों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, आरोप लगे हुए हैं, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के, किसी के ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हैं। तो ऐसे में जनता के भीतर ऊपरी तौर पर अगर आप जाएंगे तो लगेगा कि हाँ सरकार का फैसला ठीक है। लेकिन जब आप इसकी बारीकियों में जाएंगे, जब आप देखेंगे कि कन्विक्शन रेट ईडी सीबीआई का कितना है, विपक्ष के नेताओं को किस तरीके से उठाती है, छापेमारी की जाती है, तब जब जनता इसे समझेगी तो मुझे लगता है कि जनता के बीच इस बिल का विरोध हो सकता है। क्योंकि इस बिल को लाने के लिए आपको पहले अपनी कानूनी प्रक्रिया को सुदृढ़ करना होगा, जो आज के टाइम में बिल्कुल लाचार है, बेचारी है। कोर्ट्स में जजेस नहीं है, लोग धूल फांक रहे हैं, महीनों महीनों सालों सालों हो जाते हैं आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए। ऐसे में नेताओं की किस्मत का फैसला कितनी जल्दी हो पाएगा, कितनी भी जल्दी हो, महीने भर में तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और एक बार अभिषेक, मैं ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहूंगी, समझाना चाहूंगी कि ये जो विधेयक लाया गया है इसके क्या क्या दुरुपयोग हो सकते हैं, क्योंकि इसे लेकर कई भ्रांतियां हैं। लोग कह रहे, कुछ लोगों का कहना है कि ये विधेयक अच्छा है तो कुछ लोगों का कहना है कि ये विधेयक खराब है, और इसे समझने में भी अभी समय लगेगा क्योंकि ये विधेयक थोड़ा जटिल तो है। तो ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि इस विधेयक को लेकर राजनीतिक दुरुपयोग, झूठे मामलों से विरोधियों को निशाना बनाने का सबसे बड़ा खतरा है इस विधेयक में।
जो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, न्यायिक हस्तक्षेप बिना दोष सिद्धि के अयोग्यता निर्दोषता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, क्योंकि दोष सिद्धि नहीं हो पाई अगर तब तक तो प्रशासनिक अस्थिरता, अचानक नेतृत्व परिवर्तन से शासन भी प्रभावित पूरी तरीके से होता है दिखाई देगा। अस्पष्टता, गंभीर अपराध की अस्पष्ट परिभाषा से दुरुपयोग की संभावना होगी अगर अपराध सिद्ध नहीं होता है। अधिकारों का हनन होगा, अस्पष्ट कानूनों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी और अधिकारों का हनन होगा। इसके अलावा सामाजिक असमानता जो है वो बढ़ जाएगी, कमजोर वर्गों पर अधिक प्रभाव, कानूनी सहायता में जो है वो कमी दिखाई देगी। तो तमाम ये वो पॉइंट्स हैं। जटिल कानूनों से जनता में जागरूकता की कमी होगी। इस विधेयक से कमजोर प्रवर्तन, सामाजिक मानसिकता और प्रवर्तन की कमी से कानून अप्रभावी होगा। अब आपको बताते हैं कि क्यों ये कहा जा रहा है कि नायडू और नीतीश निशाने पर हैं। चंद्रबाबू नायडू 2023 में आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाले में नायडू को लगभग 2 महीने की जेल में रहना पड़ा। इस तरह के मामलों का फिर से उपयोग उनके खिलाफ किया जा सकता है, जिससे इस बिल से उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। नीतीश कुमार पर अभी फिलहाल कोई प्रत्यक्ष मुकदमा या जेल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि उनके खिलाफ नए मामले दर्ज किए जा सकते हैं। खासकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उनके खिलाफ कोई ना कोई मामला आ सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश और नायडू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभिषेक, मैंने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया कि क्या इसके दुरुपयोग हो सकते हैं। इसके अलावा नीतीश को लेकर जो हम कह रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है, एक पॉइंट ये आता है अभिषेक, ये कह रहे हैं सियासी सयाने कि देखिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश बाबू को सीएम के तौर पर दिखा रहे हो, लेकिन बिहार बीजेपी में नीतीश को लेकर थोड़ा सा असंतोष है सीएम पद के लिए। डिप्टी सीएम है सम्राट, वो भी ये कहते हैं, सम्राट चौधरी, उनको भी इस पद की लालसा है, क्योंकि जब उन्हें पिछली बार नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया तो थोड़े से निराश हुए थे। तो कहीं ना कहीं बिहार बीजेपी में असंतोष है इसे लेकर। बिहार बीजेपी में भी असंतोष है नीतीश कुमार के नाम पर, और बीजेपी दिल्ली में भी इस बात का लेकर असंतोष है। लेकिन बात अटकती है यहाँ का, एक तो सेंटर में वो साथ है, उनके सहयोग से सरकार बनी हुई है, दूसरा बीजेपी के पास अपनी कोई लीडरशिप नहीं है। सम्राट चौधरी भी प्रॉपर बीजेपी के नेता नहीं है, वो भी दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं और बहुत लंबा बीजेपी में करियर नहीं है। अपना एक लीडरशिप बीजेपी तैयार नहीं कर पाई है बिहार में। और दूसरी तरफ बीजेपी फिलहाल बिहार में ये देख रही है कि नीतीश कुमार के साथ जाने से ज्यादा नुकसान है या फिर बीजेपी को छोड़ने से ज्यादा नुकसान है। बीजेपी अगर नीतीश कुमार को बिहार में छोड़ती है तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान है, बकायदा बशर्ते इसके कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ जाए। तो इस चुनाव में तो बिहार में नीतीश कुमार के साथ ही जाएगी। चुनाव के बाद अगर मैंडेट मिलता है बीजेपी को, एनडीए को मैंडेट मिलता है, उसके बाद के क्या परिणाम होंगे, क्या नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी या फिर चुनाव के नतीजे आने के बाद यहां कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा, वो एक अलग बात होगी। अब देखिए, पॉलिटिकल राइवलरी आपसे कुछ भी करवा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा को ले लीजिए। लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे, लेकिन जब बीजेपी में आए तो राहुल गांधी के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए। इसी तरीके से नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं रिजल्ट आने के बाद में, और नीतीश कुमार इस बात की जिद करते हैं, तो अभी जो कैग की रिपोर्ट आई थी स्वास्थ्य विभाग को लेकर बिहार में, जिसमें 90,000 करोड़ रुपए का हिसाब, बिहार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय वो हिसाब ही नहीं दे पाया कि आखिर वो 90,000 करोड़ रुपया कहां गया। तो इस तरीके के मामले उठाए जा सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भले ही कोई और होगा, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है ना मौजूदा वक्त में, और उनके वक्त में ही ये पैसा हेरफेर हुआ है। तो इस तरीके के मामले उठाए जा सकते हैं, इस तरीके के मामलों की धमकी दी जा सकती है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तब अब बुढ़ापे में क्या आप जेल जाते हुए अच्छे लगेंगे। इतने लंबा टर्म आप शायद 2005 से वो लगातार मुख्यमंत्री हैं, 20 साल मुख्यमंत्री के तौर पर हो चुके हैं। तो अब देखिए, आगे आने वाले नेताओं को मौका दीजिए। तो ऐसे पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल मिसयूज, इस तरीके के आरोपों का किया जा सकता है। और पॉलिटिक्स में कब क्या नेता किसके लिए करे वो समझना बहुत मुश्किल है। राखी, बिल्कुल। और कहा जाता है अभिषेक कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी सरकार है, विधेयक जो कानून बनेगा वो सरकार के खिलाफ तो यूज किया ही नहीं जाएगा। जो विपक्षी नेता है उनके ही लिए ये सबसे बड़ा खतरा होंगे। अब देखना होगा कि जब ये विधेयक कानून बनता है या फिर नहीं, या फिर सरकार को फिर से सोचना पड़ता है, क्योंकि विपक्ष इसके खिलाफ एकजुट है, ये देखना होगा। और ध्यान देने वाली बात ये होगी कि क्या
जो तीर छोड़ा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो विधेयक लाया गया है, ये किस तरीके से सरकार की मुश्किलें बढ़ाता है या फिर सिर्फ विपक्षियों को अपना निशाना बनाता है? आप देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।